एक ऐसा गांव जहां पर पानी लेने के लिए जो वहां की महिलाएं होती हैं उन्हें करीब 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। और अगर गांव में कोई लड़ाई या झगड़ा या कुछ हादसा हो जाता है तो पुलिस स्टेशन भी करीब 7 किलोमीटर दूर था और वहां पर जाने के लिए भी पूरा दिन लगता था। इसीलिए जो वहाँ की औरतें थी अक्सर उनके सौदा होता रहता था पानी को लेकर और थाने कोर्ट कचहरी को लेकर। वहाँ की औरतें थीं जो मर्दों का शिकार होती जा रही थी, उनकी हवस का और उनकी ज़रूरतों का, क्योंकि जो औरतें थीं वहाँ पर उन्हें वो सम्मान ही नहीं मिल पाता था जो उनका हक था या जो उन्हें मिलना चाहिए था। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की जो सच्ची घटना है वो है राजस्थान का एक गाँव है। इस गाँव में जो जब पानी का कुआँ होता है वो गाँव से करीब 15 किलोमीटर दूर होता है। यहाँ की जो औरतें थी पानी लेने के लिए जब कुएं पर जाती है तो करीब सुबह अगर वे जाती है तो शाम तक ही वापस आती थी। और इसी तरह इस गांव का थाना भी होता है। गांव में अगर कोई हादसा हो जाता है, कोई बात हो जाती है तो थाने तक पहुंचने में ही पूरा दिन लग जाता है। यानी वहां अगर कोई रिपोर्ट लिखाने जाता था तो उसे वापस आने में पूरा दिन लग जाता था। इसीलिए जो गाँव की वहाँ औरतें थीं उनका अक्सर उत्पीड़न होता था। वहाँ के जो मर्द थे वे अक्सर 2-2 बीवियाँ रखते थे, क्योंकि अगर एक और जो उन्होंने पहली शादी की थी, जब उस महिला के बस की पानी लाना नहीं होता, 15 किलोमीटर चलना नहीं होता, तो उसके बाद वे दूसरी शादी करते थे। जो वहाँ के मर्द थे वे दूसरी शादी इसीलिए करते थे ताकि जो वहाँ की वो औरत है वो उसकी ज़रूरत पूरा कर सके, उसे पानी ला कर दे सके। क्योंकि वहाँ के जो मर्द होते हैं वो पानी लेने नहीं जाते थे। वो ये मानते थे कि जो पानी का काम है वो सिर्फ़ औरतों का है और वही इस काम को करेगी, हम नहीं करेंगे। अगर हम ये काम करेंगे तो हमारी बदनामी हो जाएगी, हमारी इज़्ज़त कम हो जाएगी। इसलिए वे ज़्यादातर औरतों को ही पानी लेने के लिए भेजते थे। इसी तरह एक शख्स होता है जिसका नाम होता है जगत राम। इसकी जो पत्नी होती है कविता, ये थाने में रिपोर्ट लिखाने जाती है। जब थाने में रिपोर्ट लिखाने जाती है तो जो थाना होता है वहाँ पर जाकर रिपोर्ट लिखाती है कि मेरा जो पति है वो 2 साल से गुमशुदा है। क्योंकि ये पहले भी थाने में कई बार जा चुकी थी। जो पुलिस वाले होते हैं इसकी जो बात होती है उसे सीरियस नहीं लेते, उसे कहते हैं कि हम तलाश कर रहे हैं, जैसे ही मिलेगा हम तुम्हें बता देंगे। लेकिन जो कविता होती है पुलिस वालों से बहस करती है कि मुझे 2 साल हो गए यहाँ पर आते हुए, लेकिन अभी तक तुमने मेरे पति को तलाश करके नहीं दिया। इस पर जो पुलिस वाले होते हैं उसे ही धमकाते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। उसके बाद जो कविता होती है वो कहती है कि ठीक है, तुम्हारे बस की नहीं है तो मैं खुद ही अपने पति को ढूंढ लूँगी। वो वापस अपने गाँव में आ जाती है और अपने भाइयों को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि जहाँ जितना भी तुमसे हो सके मेरे पति की तलाश कराओ, उन्हें जहाँ पर भी अगर तुम्हें कहीं मिले या किसी भी तरह से उन्हें ढूंढना है। अब ये जो कविता थी गांव में सिर्फ अकेली रहती थी। इसकी एक बेटी भी थी जो कि करीब 7, 8 या 9 साल की थी। गांव में जब ये घर में अकेली रहती थी, जो उसे कहीं गांव का एक शख्स होता है जिसका नाम होता है लाखा, उसकी अक्सर कविता पे गंदी नज़र होती थी। एक दिन कविता की जो बेटी होती है, शाम का समय होता है तो वो उससे पानी मांगती है। अब कविता के जब पानी देखती है तो पानी ख़त्म हो रहा था। उसके बाद वो जैसे ही पानी लेने के लिए चलती है कि ठीक है मैं भी पानी लेकर आती हूँ। अब उसे जैसे ही वो गांव कुएं की तरफ को पानी लेने के लिए निकलती है तो गांव की एक महिला मिलती है जिसका नाम होता है रुक्मणी, जो कि लाखा की पत्नी होती है। अब वो उससे पूछती है कि इस वक्त तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है कि बेटी को प्यास लगी है, उसके लिए पानी लेने जा रही हूँ। तो वो कहती है कि इस वक्त तुम पानी लेने जाओगी तो सुबह को ही वापस आओगी। तुम एक काम करो, अभी थोड़ा पानी मुझसे ले जाओ, जब सुबह को तुम वहाँ से पानी भर कर लाओगी तो मुझे वापस मेरा पानी दे देना। ये जो रुक्मणी होती है इसे कविता को पानी दे देती है और ये अपने घर की तरफ चल देती है। तो रास्ते में मिलता है लाखा। अब लाखा जैसे ही उसे मिलता है तो उसे कविता को आते आते ही अंधेरा हो जाता है। तो जो लाखा होता है इसकी गंदी नज़र कविता पर पहले से ही थी, क्योंकि अकेली रहती थी। वो इस पर बार बार दबाव बनाता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। क्योंकि जो लाखा की दोनों पत्नियाँ थीं, एक पत्नी जो थी जिसका नाम था कविता, इसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। और जो दूसरी पत्नी थी उसके साथ में बहुत ज़्यादा मारपीट करता था, छोटी छोटी बातों को लेकर उसके साथ में मारपीट करता था। इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, पानी लाना उसके भी बस में नहीं था। अब जो लाखा था वो चाहता था कि इसकी पत्नी यानी कि जो जगत की पत्नी जो गुमशुदा है, इसकी पत्नी कविता से शादी की जाए, क्योंकि वो भी जवान थी। इसलिए उसे शादी करके वो चाहता था कि जो मेरी शारीरिक ज़रूरत है ये भी पूरा करेगी और ये पानी भी भर कर लाएगी। तो ये जब कविता उसे रात को रास्ते में मिलती है तो इसके साथ में छिड़खानी करने लगता है। उससे कहता है कि कब तक अपने पति का इंतज़ार करोगी, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें रानी बना के रखूँगा। लेकिन जो कविता होती है वो उसे मना कर देती है। उसके बाद वो उसके साथ में हाथापाई करता है और उसी हाथापाई के दौरान जो कविता का पानी होता है वो गिर जाता है और वो उसके साथ में ज़बरदस्ती करने लग जाता है लाखा। लेकिन जब ये लाखा की पत्नी वहाँ पर आ जाती है और आकर कविता को लाखा के चंगुल से बचाती है और उसे लाखा के चंगुल से छुड़ाती है और कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और लाखा को भी समझाती है कि ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है। उसके बाद जो कविता होती है वो अपने घर चली जाती है। अगले दिन गांव में कुछ लोग जमा हुए थे।
उसमें लाखा भी था और उसमें ही एक शख्स और था जिसका नाम था बाके। अब जो लाखा और बाके दोनों की इनकी दुश्मनी थी, अक्सर ये छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते थे क्योंकि ये दोनों कविता को पसंद करते थे। और जो बाके हैं वो चाहता था कि मैं इससे शादी करूं और जो बाके है वो चाहता था कि मैं कविता से शादी करूं, और इस बात को लेकर अक्सर उनमें झगड़े होते रहते थे। इसी बात को लेकर एक दिन इनमें झगड़ा हो गया, और झगड़ा जब हो गया तो गांव वालों ने इनके बीच में बीच बिचाव करवा दिया। उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। लेकिन जब अगला दिन होता है तो लाखा अपने घर पर नहीं था। गांव वाले जब ढूंढते हैं तो वो नहीं मिलता। उसके बाद पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है कि लाखा घर से लापता है। जब पुलिस वाले उसकी तलाश करते हैं, जगह जगह पूछताछ करते हैं, लोग कविता के बारे में बताते हैं कि कविता से उसकी दुश्मनी थी, कई बार उसने कविता को छेड़ा था, तो कविता उसे कई बार उस पर वार करने के लिए भी आई। इसलिए पुलिस वाले कविता से भी पूछताछ करते हैं। फिर पुलिस वालों को पता लगता है जो बाके हैं उसकी भी उससे दुश्मनी चलती रहती थी, तो बाके को भी पुलिस स्टेशन लाया जाता है, उसके साथ में मारपीट की जाती है, उससे पूछा जाता है। लेकिन जो बाके होता है वो साफ मना कर देता है। लेकिन फिर एक जगह जंगल में रेत में जो बाके की लाश, उसकी लाखा की लाश पड़ी हुई मिलती है पुलिस वालों को। और जब पुलिस वालों को लाखा की लाश मिलती है तो वो उसे उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जो उसके कपड़े होते हैं उन्हें उठा लेते हैं, उनमें सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। अब पुलिस वाले ये तलाश कर रहे थे कि आखिर जो लाखा है इसका आखिर कत्ल किसने किया। पुलिस वाले गांव के अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रहे थे। जो गांव की औरतें थीं वे भी जो अपने मर्द थे उनसे बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब जो गांव वाले होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और लाखा की पत्नी के पास जाते हैं, रुक्मणी के, और उससे कहते हैं जो तुम्हारा पति है ये तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करता था, मारपीट करता था, जो तुम्हारी जो लाखा की दूसरी पत्नी है उसके साथ में मारपीट करता था, कहीं तुमने ही तो लाखा को नहीं मरवा दिया, और जाकर उसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी है। अब अगर पुलिस वाले गांव में आएंगे तो हमें दो पत्नी के जुर्म में जेल में भी डाल सकते हैं। तो जो वो रुक्मणी होती है वो कहते हैं अगर जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही भुगतोगे। अब हमारे घर का क्या होगा, हमारी जिम्मेदारी कौन संभालेगा, कौन हमारे बच्चों को पालेगा और कर खिलाएगा, क्या तुम हमारे बच्चों की जिम्मेदारी ले सकते हो। तो जैसे ही गांव वाले ये बात सुनते हैं तो गांव वाले भड़क जाते हैं और कभी इसे जो रुक्मणी होती है इसकी तरफ मारने को इसे बढ़ते हैं। तो जो रुक्मणी होती है वहीं पर एक चाकू पड़ा हुआ होता है, वो उसे उठा लेती है और कहती है कि अगर कोई भी आगे बढ़ा तो मैं उसे जान से मार दूंगी। इसके बाद जो गाँव वाले होते हैं वापस चले जाते हैं। पुलिस वाले जगह जगह तलाश कर रहे थे लेकिन जो लाखा का कातिल था उससे कोई खबर नहीं मिल रही थी। फिर अचानक पुलिस वालों के पास एक खबरी आता है। वो कहता है कि जो लाखा की पत्नी है रुक्मणी, उसने उसे किसी शख्स से मिलते हुए देखा है जो कि गांव का नहीं है, गांव से बाहर का है। अब पुलिस वाले उस शख्स की तलाश करना शुरू कर देते हैं, रुक्मणी को बुलाते हैं, रुक्मणी से पूछते हैं कि आखिर वो शख्स है कौन जिससे तुम मिलती हो। पुलिस वालों को थोड़ा शक होता है कि क्या शायद रुक्मणी कहीं हाथ न हो अपने पति को मरवाने के लिए, क्योंकि वो उन्हें बहुत ज़्यादा मारता पीटता था। जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं तो वो बताती है कि मैंने अपने पति को नहीं मारा। जो जिस शख्स से मैं मिलती थी वो जल विभाग का एक कर्मचारी है। मैं जल विभाग के कर्मचारी से कई बार जाकर मिली क्योंकि मुझे अपने गांव में पानी की समस्या को दूर करनी थी, और इसलिए मैं गांव में पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए बात करने के लिए गई थी। लेकिन जो वहाँ के अफसर थे उन्होंने मुझे मना कर दिया था, उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। इसलिए वहाँ का एक कर्मचारी जिससे मुझे मिला और उसने कहा कि मैं तुम्हारा काम करवा सकता हूँ लेकिन मैं उस काम के पैसे लूँगा। इसलिए जो लाखा की पत्नी होती है वो घर से पैसे लाती है और अक्सर उससे जंगल में मिलती रहती थी, उसे पैसे देती थी ताकि गांव में किसी तरह पाइपलाइन बिछ सके। अब पुलिस वाले जब उससे पूछते हैं कि तुम ये काम छुप छुप कर क्यों कर रही थी, तुम ये काम अपने पति से भी तो करा सकती है, गाँव वालों के साथ में मिलकर भी तो करा सकती थी। तो इस पर जो लाखा की पत्नी होती है वो कहती है कि अगर मैं ये काम गाँव वालों को बता कर करती तो गाँव वाले कभी भी गाँव में पाइपलाइन बिछने नहीं देते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो गाँव में कोई भी किसी को भी फिर दूसरी शादी करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए वो ये नहीं चाहते थे कि गांव में पाइपलाइन बिछे, वो चाहते थे कि जो गांव की महिलाएं हैं वो 15 किलोमीटर चलकर ही पानी लेकर आए, इसलिए क्योंकि उन्हें मौका मिल रहा था 2-2 3-3 शादी करने का। अब पुलिस वाले जब रुक्मणी की बात सुनते हैं तो बड़े हैरान होते हैं, लेकिन उनकी जो अभी समस्या थी वो नहीं ख़त्म हुई थी। जो लाखा का कातिल है उसका अभी तक पता नहीं चला था। फिर अचानक कविता गायब हो जाती है। गाँव वाले तलाश करते हैं कविता को, लेकिन कविता का कहीं पता नहीं चल रहा था। तो जो गांव वाले होते हैं वो पुलिस वालों से कहते हैं कि शायद कविता ने ही अपने इस लाखा को कत्ल किया है, इसलिए वो गांव छोड़कर भाग गई। पुलिस वाले कविता को जगह जगह तलाश करते हैं। उसके बाद उसके रिश्तेदारों से संपर्क किया जाता है। जो कविता का एक भाई होता है, पुलिस वाले उसके भाई के पास पहुंचते हैं जो कि शहर के अंदर रहते हैं। तो पुलिस वाले उसके भाई के पास पहुँचते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारी बहन की तुमसे बात हुई थी, तुम्हारी बहन लापता है, बताओ वो कहाँ पर है। तो उसका जो भाई होता है वो कहता है कि मुझे अपनी बहन के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, उसकी मुझसे अक्सर बात होती रहती थी, वो मुझसे कहती थी कि मेरे पति को ढूंढने में मेरी मदद करो, और हम उसकी मदद कर भी रहे थे। तो कुछ ही दिन पहले हमने उसके पति को हमारे ही इस शहर में देखा था। तो जब पुलिस वाले से पूछते हैं कि हमें उसका पता बताओ, तो पुलिस जो उसका भाई होता है कविता का, पुलिस वालों को उसका पता बताता है। तो सीधे जो पुलिस वाले होते हैं अब पहुंच जाते हैं जगतराम के
जो जहाँ पर वो रह रहा था वहाँ पर जो कविता का पति होता है, जो 2 साल से गुमशुदा था, अब जब उसके घर पर जाते हैं तो जैसे ही उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं तो जगत राम जब देखता है कि सामने पुलिस खड़ी है तो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो पुलिस वाले उसे वहीं पर दबोच लेते हैं और उसे मारपीट करते हैं। उसके साथ में उससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी पत्नी कहाँ है, लेकिन वो नहीं बताता। तो पुलिस वाले कहते हैं कि जाओ घर के अंदर की तलाशी लो। अब पुलिस वाले जैसे ही घर के अंदर जाते हैं, तलाशी लेते हैं, तो जैसे ही फ्रिज खोलते हैं तो देखते हैं कि जो उसकी पत्नी थी वो कई टुकड़ों में काट कर उसने उस फ्रिज के अंदर रखा हुआ था। अब ये देखने के बाद पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और उसके पति को पकड़कर थाने ले जाते हैं। और जब उससे पूछताछ करते हैं कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, तो वो बताता है कि मैं गांव में जब रह रहा था तो अक्सर मैं अपनी पत्नी की मदद करता रहता था, तो इसलिए जो गांव के लोग थे वो मुझे जोरू का गुलाम कहते थे, क्योंकि मैं दूसरी शादी भी नहीं करता था। और जो गांव के और लोग थे सभी ने दूसरी शादी कर रखी थी, इसलिए मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। और वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। लेकिन पैसों की तंगी के कारण वो जब परेशान हो जाता है तो वो सोचता है कि क्यों ना शहर में जाया जाए काम करने के लिए। वो काम की तलाश में शहर आता है और जब शहर आकर काम करने लगता है तो वहाँ पर उसका काम अच्छा चलता है। और वो फिर सोचता है कि गांव में क्या रखा है, मैं अब गांव में नहीं जाऊँगा, इसलिए वो अपनी पत्नी और बच्चे को वहीं पर छोड़ देता है और अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर शहर में ही काम करने लग जाता है। अब गाँव शहर में काम करते करते उसे 2 साल का समय हो गया। एक दिन जब उसका भाई उसे देख लेता है तो अपनी बहन के पास फ़ोन करता है कि इस तरह से तुम्हारे पति को हमने यहाँ पर देखा है। तो वो पहुँच जाती है अपने पति के पास और जाकर उससे कहती है कि तुम 2 साल से मैं तुम्हें तलाश कर रही हो, तुम यहाँ पर हो, चलो गाँव वापस चलो। तो उसका जो पति होता है वो मना कर देता है कि मैं गाँव वापस नहीं जाऊँगा। उसके बाद वो जो उसका पति होता है जगत राम, वो उसे कुछ पैसे देने की कोशिश करता है कि जिससे कि गांव वापस चली जाए, लेकिन वो नहीं जाती। वो कहती है कि अगर तुम मेरे साथ में गांव वापस नहीं आओगे तो मैं गांव वालों को सबको बता दूंगी और तुम्हारी कंप्लेंट जाकर पुलिस स्टेशन में दर्ज करूँगी। इस वजह से जो उसका पति होता है जगत राम, वो गुस्से में आकर अपनी पत्नी को जान से मार देता है और छोटे छोटे टुकड़े कर उसे फ्रिज के अंदर रख देता है, जिससे कि किसी को मालूम ना चले। और उसका एक एक पीस उठाता था और शहर से बाहर फेंक कर आता था रोज़ाना। लेकिन जब पुलिस वालों को इस बात का पता चलता है तब जाकर कविता का भेद खुलता है। लेकिन पुलिस की परेशानी अभी भी वही की वही थी, क्योंकि जो लाखा का मर्डर था वो किसने किया था अभी तक इस बात का कुछ नहीं पता चला था। एक दिन क्या होता है, जो लाखा की दोनों बेटी होती है वो जो जल विभाग का कर्मचारी होता है उससे मिलने जा रही थी, क्योंकि उसने उसे बुलाया था। वहाँ पर कुछ कागजात का मामला था, उन्हें कुछ पैसे भी देने थे जो कर्मचारी था और कुछ कागजात भी देने थे। इसलिए जैसे वो उससे मिलने जाती है तो वहाँ पर जाकर देखती है जो इनका पिता होता है लाखा, वो उस कर्मचारी से बात कर रहा है। अब ये देखने के बाद वे दोनों जो उसकी बेटी होती है वो हैरान हो जाती है कि आखिर हमारा पिता इससे क्या बात कर रहा है। उसके बाद जब वो वहाँ से चला जाता है तो वो उससे पूछती है, उन्हें पता चलता है जो हमारा पिता है वो उसे इस बात के पैसे दे रहा है कि हमारे गांव में पाइपलाइन ना बिछाए, क्योंकि लाखों को पता चल चुका था कि जो मेरी पत्नी है वो इस कर्मचारी को गांव में पाइपलाइन बिछाने के लिए पैसे दे रही है। और लाखा इसलिए पैसे दे रहा था ताकि गांव में पाइपलाइन ना बिछे। अब जब ये बात लाखा की बेटियों को पता चलती है तो वे जो दोनों बेटी होती है अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जो उनका पिता था वो नहीं मान रहा था। वो कहता है कि तुम्हारी माँ मरे तो मर जाए, गाँव में पाइपलाइन नहीं बिछेगी, जो चल रहा था वो ऐसे ही चलेगा। इसलिए जो दोनों बेटी होती है वो अपने पिता के सिर पर पत्थर से वार करती है और उसे जान से मार देती है और जान से मारने के बाद वहाँ से भाग जाती है। अब जब पुलिस वाले लाखा की दोनों बेटी को गिरफ्तार करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, तो वे सारी हकीकत पुलिस वालों को बता देते हैं कि आखिर उन्होंने अपने पिता को क्यों मारा। अब जब पुलिस वाले उन दोनों बेटियों की बात सुनते हैं तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि आखिर उन बच्चों के साथ में, उनकी माँ के सामने, जो उनकी दोनों माँ थी उनके साथ में कितना जुल्म हुआ है और किस तरह के ऐसे हालात इस गाँव के हैं। यहाँ के जो मर्द हैं कैसे लोगों महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, पानी भरने के लिए 2-2 3-3 शादियाँ करते हैं और जब जो औरत पानी भरने के लायक नहीं होती तो उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, किसी कोने में डाल देते हैं, क्योंकि वो किसी काम की उनकी नहीं रहती। फिर तलाश करते हैं कोई नई लड़की की, किसी नई जवान औरत की, ताकि वो पानी भी ला सके और उनकी जो शरीर की आग है वो भी बुझा सके। दोस्तों, ये जो प्रथा है, ये कुछ प्रथाओं के नाम पर जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, वो अभी भी इस ज़माने में भी कुछ प्रथाएँ चल रही है जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। और इन प्रथाओं को लेकर भी कई जगह लोग प्रदर्शन भी करते हैं, आंदोलन भी करते हैं, लेकिन जो लोग हैं धर्म का हवाला देकर इन प्रथाओं को जागरूक रखते हैं और महिलाओं पर अत्याचार करते रहते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, ताकि इस क्राइम की दुनिया में आप अपनी हिफाजत कर सकें और अपने आप को सेफ रख सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे और लोगों तक शेयर ज़रूर करें। जो लोग प्रथाओं के चक्कर में पड़ते हैं उनका क्या अंजाम होता है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।